विनर्स का जो इनका एक सवाल था कि सर आपने जॉब क्यों छोड़ी, उसका जवाब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में देने का प्रयास करता हूं। मैं और आप, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड या जो हमारी जो परवरिश रही है या जो माहौल रहा है, आप में और मुझ में बहुत समानता है ना। बहुत एवरेज लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी रहा हूं, ठीक है। किसान परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है, गांव में ही पले बड़े हैं, छोटे शहरों में ही पढ़ाई करी है, सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं। सारी चीजें वही है जो आप, और आप जिस चीज से गुजर रहे हो मैं भी उसी रास्ते से चल के आगे बढ़ा हूं। हमारे साथ समस्या क्या होती है, कोई बताने वाला नहीं होता है ना। तो वही चीज मेरे साथ हुई। 12th 10th के बाद जैसे मैथ्स की बात निकली तो वो भी बता देता हूं मैं, है ना। मुझे मैथ्स सबसे बेकार विषय लगता था, सबसे बेकार। कुछ भी हो जाए मैथ्स पढ़ना ही नहीं है ना। तो फिर पता लगाया कि भाई ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स ना आता हो या कम आता हो। तो फिर आया कि भाई साइंस ले लेते हैं, 2-3 ऑप्शन थे तो साइंस ले लिया। शर्त एक ही थी, मैथ्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने 10th के बाद पता है क्या लिया, साइंस, बायोलॉजी, है ना। तो 11th 12th मेरा बायोलॉजी से रहा। और उस समय डॉक्टर बनना था। क्या बनना था, डॉक्टर। और बनना नहीं था, मुझे लगता है कि समाज और जो अपने मम्मी पापा हैं वो बनाना चाहते थे। अपने में तो उतनी समझ ही नहीं थी, अपने को तो पता ही नहीं क्या बनना है। जिसने जो बोला वो बन जाएंगे, अच्छा डॉक्टर बनना है, ठीक है बन जाएंगे, उसमें क्या है ना। तो बन जाएंगे डॉक्टर। 11th 12th में साइंस ले लिया, डॉक्टर बनने का सपना देख लिया। 12th में सच्चाई समझ में आई कि भाई दो चीजें हैं, पहला तो अपना इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ, और एक बार के लिए इंटरेस्ट जगा भी लें तो अपनी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं कि इतने लाखों का डोनेशन दे सके। बहुत डोनेशन लगता है, बहुत खर्चा होता है, अपने बस की नहीं। और अपने परिवार वाले बनाना जरूर चाह रहे हैं लेकिन इनसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो समझ में आ गया कि डॉक्टर अपने बस की बात नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, फिर वहां कहीं पता चला कि गवर्नमेंट जॉब भी कुछ होती है और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एग्जाम्स देने पड़ते हैं, है ना। तो मेरे फ्रेंड्स उस समय तैयारी कर रहे थे। एक बिहार का मेरा एक दोस्त है जो हरदा, उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था। अब बिहारियों को तो आपको पता ही है, उनको तो सरकारी नौकरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो आप जो भी समझे, उससे मेरा मिलना हुआ स्कूल के टाइम पे। तो उसने 12th के बाद बैंक की परीक्षा की तैयारी चालू कर दी। अपने को पता नहीं था, दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो क्योंकि वो तैयारी कर रहा था तो मैंने कहा यार मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ना चालू कर दूं क्या। तो हम लोग साथ में बैठ के पढ़ा करते थे। उस समय बैंक का पहला एग्जाम मैंने दिया था। उस समय बैंक की परीक्षाएं, क्लर्क की परीक्षा आप 12वीं के बाद दे सकते थे, ऑफिसर्स आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते थे। आज दोनों परीक्षाएं ग्रेजुएशन के बाद देनी पड़ती है। 12th के बाद मजाक में जो है वो पढ़ाई कर रहा था, मैं भी पढ़ाई करने में लग गया। हम दोनों, और भी हमारा ग्रुप था 2-4 लोगों का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की परीक्षा निकली 12th के बाद। मतलब मैं बात कर रहा हूं 2008 की, 2008 की, है ना। 2008 में मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब को समझा कि वो क्या होता है। तैयारी शुरू कर दी, टारगेट था ही नहीं, एग्जाम निकालने का कोई टारगेट था ही नहीं। पढ़ाई शुरू करी, मजा आने लगा, है ना। तो मजे में ये हुआ कि मैथ्स से फिर सामना हुआ, इंग्लिश से सामना हुआ, बाकी विषयों से। अब वो एक अलग जर्नी की मैथ्स से वापस सामना कैसे हुआ। पढ़ाई करी, मजाक में पेपर देने चले गए। उस समय इंटरव्यू होता था क्लर्क का, है ना। तो इंटरव्यू पहले हमारा प्री एग्जाम हुआ भोपाल में। तो उस समय हरदा से एक ट्रेन निकलती थी रात को 11 बजे, कोई सी ट्रेन थी, पठानकोट या कुशीनगर, पता नहीं, कामायनी कोई सी ट्रेन थी। 11 बजे वो जाती थी हरदा से। घर वालों से पैसे मांगे कि भोपाल पेपर देने जाना है, तो घर वालों ने 300 रुपए दे दिए, ये लो 300 रुपए, घूम फिर के आ जाओ बढ़िया। 300 रुपए लेकर निकले, हबीबगंज स्टेशन पहुंचे। अब 300 रुपए में तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो बढ़िया जो अपना बैग था उसको एक कोने में रखा और वहां पे बढ़िया 3 बजे के आसपास हम पहुंच गए और लगभग 7 या 8 बजे तक वहां पे सोए रहे, आराम किया बढ़िया रेलवे स्टेशन पे, है ना। ये मेरी घटना ही बता रहा हूं मैं आपको। 8 बजे उठे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर का पता लगाया, 10-1 बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, एग्जाम दिया, वापस आ गए। कोइंसिडेंटली या जो भी कहे उसमें सिलेक्शन हो गया, है ना। फिर उसके बाद नंबर आया इंटरव्यू का, इंटरव्यू यहीं इंदौर में ही था, है ना। तो फिर इंदौर आए, वैसे ही कुछ घर वालों से फिर 100-200 रुपए मांगे और फिर इंदौर इंटरव्यू देने आए। वो एग्जाम ही नहीं था, क्यों करना है कोई बताता नहीं था। बस ऐसा कर लो, ये रट लो, ये 4 क्वेश्चन को रट के चले जाना, तुमसे चीजें बन जाएंगी। अब ऐसे पढ़ने में किसको मजा आएगा। जब समझ में आया कि यार मैथ्स तो बहुत लॉजिकल है, इसमें तो दिमाग लगाया जा सकता है, आप तो इसमें खुद की ट्रिक्स बना सकते हो, तो उस पर काम करना चालू करा। उसके बाद मेरा शेड्यूल चालू होता था सुबह 5 बजे। 5 बजे मैं और हमारे 2-3 जो दोस्त थे एक जगह इकट्ठे होते थे, रात के 10 बजे तक वहां पे पढ़ते थे, सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। और मेरा ये जो शेड्यूल है, इवन मेरा जहां हम बैठ के पढ़ाई करते थे वो जगह
मेरे घर से मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगी, मतलब इतना पास था कि मैं घर जाके खाना खा के वापस आ सकता था। पर मैंने एक नियम बनाया कि यार खाना खाने आने जाने में भी टाइम खराब नहीं करना है। तो टिफिन मेरा आता था, पापा ड्यूटी से घर आते थे लंच पे वो टिफिन देते हुए वापस ड्यूटी पे जाते थे, तो उतना भी टाइम नहीं खराब करना है, ये सबक उस समय में सीख लिया है ना। मैंने अपने जीवन में मुश्किल से ये वाली जो पढ़ाई है, मतलब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की पढ़ाई, शायद 6 या 7 महीने मैंने पढ़ा है उस तरीके से। और एक वो 6 या 7 महीने हैं और एक आज का समय है, उस समय जितना पढ़ा है वो आज तक काम दे रहा है, वो आज तक चल रहा है। इतनी पढ़ाई उस समय में कर ली थी कि आज तक कुछ पलटाने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। अब 12th के बाद मैथ्स पढ़ाना शुरू करा। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी चीजें हुई। 2013 में फैमिली की तरफ से प्रेशर आया कि भाई कब तक चलेगा तुम्हारा ये छोटा मोटा 6, 8, 10 हजार का जॉब, कुछ करो। और जब तुम अच्छा पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, है ना, तो और मजा आता था कि यार अपने कारण दूसरों का भविष्य बन रहा है, ये भूल गए कि अपना भविष्य भी बनाना है ना। घर वालों ने याद दिलाया कि तुम्हारा क्या करना है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा दूसरों की तो जॉब लगवा दी तुमने। तो 2013 में मैंने डिसाइड करा कि ठीक है अब अपन भी सेटल हो जाते हैं, है ना। पढ़ाने में बड़ा पैशन था पर घर वालों का प्रेशर भी एक तरफ था, तो यह था कि चलो यार अब एग्जाम देना शुरू करते हैं। 2013 में मैंने एग्जाम्स दिए। उस साल लगभग बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या जो भी भर्तियां निकलती थी, मेरा एक ही टारगेट था, जो एग्जाम निकलेगा उसको भरना है, फॉर्म भरना है, जो एग्जाम होगा उसको देने जाना है और पूरी एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा देनी उसमें सिलेक्शन लेने की। तो मैंने नंबर ऑफ पोस्ट नहीं देखी, मैंने ये नहीं देखा कि ये कौन सा विभाग है, क्या है, एक ही टारगेट था, पेपर देने जाना है, अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेपर देना है। 2013 में लगभग मैंने जितने एग्जाम्स दिए उन सबका रिटर्न हो या उनका मेंस हो या उनका इंटरव्यू हो, सब में निकला। बाद में जब लाइन से अपॉइंटमेंट लेटर आने लगे तो एक समय था कि 12 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शंस हो चुके थे और उस समय एक ऐसी स्थिति बनी कि अब ज्वाइन करें तो क्या करें, है ना। मैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे कभी सुनते हैं या मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि मैं आप सबको एक आशीर्वाद ये देना चाहता हूं कि भगवान करे आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आए कि आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएं कि ज्वाइन करें तो क्या करें, है ना। तो ये मेरी तरफ से आप सबको आशीर्वाद है कि ये समस्या आपके जीवन में आनी ही चाहिए। भाई देखो समस्याएं हमेशा बुरी नहीं होती है, इनको मैं बोलता हूं गुड प्रॉब्लम्स। ये क्या है, गुड प्रॉब्लम है। भाई समस्या तो है लेकिन ये अच्छी समस्या है ना कि आपके सामने 12 नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर रखें और आपको एक को चुनना है। तो मैंने फिर वहां पे चुना LIC को, मैंने वहां पे सोचा SBI का भी करे कुछ जॉब्स। लगभग 1.5 या 2 साल मैंने जॉब किया, लेकिन जो पढ़ाने के प्रति प्रेम था वो वापस बुला रहा था, वापस खींच रहा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम। एक दिन जॉब करते करते, एक दिन क्या पहले दिन ही जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, है ना, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, अच्छा ज्वाइन करने के पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा सेटल हो गया है। LIC WO की सैलरी जब मैंने ज्वाइन किया था तब 40-45 लाख थी, हजार थी ठीक है, वो होती तो छोड़ते ही नहीं, है ना। 40-45 हजार रुपए महीना उस समय मिल रहा था और मैं बात कर रहा हूं 2013 की। अच्छा 2013 में ही तैयारी शुरू करी। 2013 1 जनवरी 2013 को मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी वापस, है ना। मतलब वो डेट मुझे भी याद है क्योंकि 1 तारीख नया साल, है ना। 31 दिसंबर 2012 को अपनी सारी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हुआ। 1 जनवरी 2013 को फ्रेश कि चलो भाई अब अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं 3-4 घंटे पढ़ाता था और बाकी फिर दिन भर पढ़ाई करता था। और 7 नवंबर 2013 को ही मैंने LIC में ज्वाइन कर लिया था, मतलब उसी साल में ज्वाइनिंग भी मैंने ले ली थी। 6 तारीख तक, मतलब 6 नवंबर 2013 तक मेरे दिमाग में था कि सब बढ़िया है यार, अब सब ठीक है, अब जॉब लग गई है, अब घर वाले भी खुश हैं, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, जिस दिन पहला दिन था ट्रेनिंग चालू हुई हमारी। सबसे पहले ट्रेनिंग मुंबई में हुई, फिर सूरत में हुई, पुणे में हुई, है ना। बाद में मैं कहाँ उठा के फेंका गया वो भी आपको बताऊंगा। पहले दिन मुझे लगा कि यार मैंने गलती कर दी, ज्वाइन नहीं करना था, पर अब तो ज्वाइन कर लिया। और ऑफिसर में आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे बॉन्ड होता है, तो उसमें शर्त ये थी कि 3 साल तक आपको कम से कम जॉब करना ही पड़ेगा। और अगर आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको कम से कम जॉब जब आपका मन हो तो 3 महीने की तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और करीबन 2-1 लाख का बॉन्ड था कि अगर आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे कंपनी को। अब मैं सोच रहा हूं फंस गए। पहले दिन, अब आप सोचो पहले दिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा होगा,
अरे बढ़िया मजे, ऑफिसर हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं वहां पे उतने 40-45 लोगों में मैं अकेला क्या सोच रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर दी, फंस गए अब तो। अब वो गलती का एहसास क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अचानक मेरे दिमाग में उस रात को ये चीज आई कि यार ये सब चीजें जो मैंने अचीव करी, अगर कोई मुझे ढंग से 4 या 5 साल पहले बता देता कि यार ऐसी परीक्षाएं होती है इस तरीके, क्योंकि किसी ने गाइड नहीं करा। मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि कोई गाइडेंस नहीं मिला कभी किसी का, किसी ने बताया ही नहीं कि तैयारी कैसे करना चाहिए, मैथ्स को अच्छा कैसे करना चाहिए, इंग्लिश को अच्छा कैसे करना चाहिए, किसी ने नहीं बताया। ना तो ऐसी फैमिली से थे, है ना कोई ऐसा टीचर, ना कोई ऐसा गाइडेंस वाला कोई मिला। उस समय मुझे लगता है कि वो ना होने से मैंने जो काम 2 साल में मैं कर सकता था वो काम करने मुझे 5-7 साल लग गए। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन मुझे लगा कि यार काश कोई पहले बता देता तो आज जहां मैं आज हूं यहां मैं 4 साल पहले आ जाता, है ना। फिर मुझे एक बात ये समझ में आई कि जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, भाई मान लो ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है कि चलो हम तो निकल गए उससे, पर हर बच्चा तो इससे निकल नहीं सकता। हर बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद से ही मेहनत करके आगे बढ़ जाए। तो मुझे फिर एक चीज समझ में आई कि अगर मैं खुद जॉब करता हूं तो मैं अपनी लाइफ को सेटल कर लूंगा। बहुत प्यारी जॉब है। 2015 के आसपास शायद मैंने, या अगले साल ही 2014 में मैंने रिजाइन कर दिया था, नहीं 2015 में मैंने रिजाइन किया था। उस समय तो नहीं, अभी चलो सैलरी पे बाद में आता हूं मैं। तो जो छोड़ने का पर्पस था जॉब का, दिमाग में जो आया कि अगर मैं खुद अपनी जॉब कंटिन्यू करता हूं तो मेरी लाइफ सेट होगी, और अगर मैं जॉब छोड़कर अगर वही अपने पढ़ाने के काम में वापस उतर जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं नहीं करोड़ों लेकिन लाखों विद्यार्थियों का भविष्य तो बदल सकता हूं, है ना। ये सबसे प्राइम, सबसे मेन कारण था जॉब छोड़ने का कि मैंने अपनी जिंदगी तो बना ली, लेकिन जिस चीज से मैं निकल के आया हूं, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला, मुझे उन लोगों की लाइफ में चेंज लाना है, उन लोगों की मदद करना है जो मेरे ही तरह एक गांव से या छोटी जगह से निकल कर आए हैं। पर अब फंस गए। सोच तो लिया, रात को ये चीज दिमाग में तो आ गई, बॉन्ड भी साइन कर दिया, अब जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि पैसा ही नहीं था। भाई अगर मैं छोड़ना भी चाहूं तो 2 लाख रुपए प्लस 3 महीने की सैलरी, मतलब करीबन आप मान के चलिए 3-3.25 लाख देना है, कहां से देंगे। तो मजबूरी थी, 2 मजबूरियां थी जिस कारण मैंने 2 साल जॉब करा। पहला तो ये कि खुद की कोचिंग चालू करना है तो पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी जॉब से इकट्ठा करना है, और दूसरा इनको लगभग 3.25 लाख दान भी करना है, तो वो पैसा भी इनसे ही लेके इनको ही देना है। तो जब मुझे लगा कि हाँ अब उतना पैसा इकट्ठा हो गया है, अब ठीक ठाक समय है, तो फिर मैंने वहां पे रिजाइन करा। पर उस समय इतना पैसा नहीं था कि इंदौर जैसे शहर में आके सरवाइव कर सकें। तो मेरी फर्स्ट जो पोस्टिंग मिली थी वो कांकेर मिली थी। कांकेर सुना है आपने? ये छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में आता है कांकेर। प्योर नक्सली एरिया है, या नक्सल की शुरुआत वहां से होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और मुझे भी तभी पता चला, मैंने भी पहली बार नाम सुना था जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग की अनाउंसमेंट हुई थी कि आपको कांकेर मिल रहा है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कांकेर है कहाँ। सर्च करा तो पता चला छत्तीसगढ़ में है। फिर मुझे वही रायपुर वाली कहानी याद आई कि ऊपर वाला ना मुझे छत्तीसगढ़ ही भेजना चाहता है ना। एसबीआई में भी सिलेक्शन हुआ तो रायपुर मिला था, ये रायपुर से और 150 किलोमीटर अंदर के जंगल के क्षेत्र में था। बट ठीक है, ज्वाइन करा। वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाने का तो पैशन था, पढ़ाना वहां पे शुरू कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना पिछड़ा एरिया था कि वहां पे लोग स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लें बहुत बड़ी बात है। उस जगह पे मैं वहां पे था, और आप सोचिए उस जगह पे मैं क्या सोच रहा हूं कि अब यहाँ के लोगों की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चालू करवाऊंगा मैं। तो मेरे LIC में ही एक सर थे, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे ना पढ़ाना है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बच्चे मिलेंगे क्या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या छत्तीसगढ़ पुलिस या SSC या बैंक किसी की तैयारी करें। बोले यार यहाँ के लोग तो ये जानते ही नहीं है कि सब क्या होता है, लेकिन एक लड़की है जो थोड़े ठीक ठाक परिवार से है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन इतना अच्छा परिवार नहीं कि उसको रायपुर या कहीं अच्छी जगह भेज सके, तो एक बार तुमसे मिलवाता हूँ, अगर वो तैयारी करना चाहे तो तुम उसको पढ़ा देना। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटा सा मेरा घर था, मुझे लगता है कि करीबन वहाँ कांकेर में 300-400 स्क्वायर फीट का घर था मेरा। उसमें एक छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का एक रूम था, उसको मैंने क्लासरूम बनाने का डिसीजन लिया कि इसको क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो सर थे उनकी स्कूल में कुछ पहचान थी, तो मैंने कहा सर बेंच टेबल का अरेंजमेंट करवाओ आप। तो उन्होंने बेंच टेबल का अरेंजमेंट करवाया, लकड़ी के एकदम सरकारी बेंच टेबल मेरे पास आ गए 3 सेट। वो फोटो भी कभी आपने देखी होगी, है ना। वो बेंच टेबल उन्हीं से मुझे मिले। एक बोर्ड खरीदने का पैसा मेरे पास था कि मैं एक बोर्ड खरीद सकता हूँ, वो बोर्ड मैंने खरीद लिया। वो लड़की आई, उसको मैंने उस दिन मैथ्स में कुछ चीजें पढ़ाई। अच्छा, उसके पहले की भी घटना है, मैं बहुत सारी घटनाएं छोड़ते जा रहा हूँ
ताकि जल्दी अपनी कहानी खत्म करूं मैं और वापस आए कि मैथ्स अच्छा कैसे करें, है ना। मैंने पहले छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करा था, क्योंकि वहां पे बड़े बच्चे तो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू करा। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो अपने आसपास हैं, LIC के ऑफिस में जो ऑफिसर्स थे उनके ही बच्चों को मैंने घर पे बुला के पढ़ाना चालू करा। 3 या 4 दिन बाद मुझे समझ में आने लगा कि बड़े बच्चे ही अच्छे होते हैं, है ना, उनको पढ़ाना ज्यादा आसान है बजाय इनके, है ना। और छत्तीसगढ़ में ही मेरे साथ एक घटना भी हुई थी। 207/10 का आंसर 27 वहीं आया था, है ना। आप समझ सकते हो कि वहां का एजुकेशन लेवल क्या था। 207 में अगर 10 का भाग दें तो क्या आएगा, 20.7। वहां मेरी एक बार एक ऐसे विद्यार्थी के साथ टक्कर हुई जिसने 0 से 0 काट दिया, है ना। और क्या बोला, वो मुझसे बहस कर रहा, 27 आएगा सर, आपको नहीं आता। मैंने कहा भाई उसका आंसर 27 नहीं 20.7, नहीं 0 कट जाएगा ना सर। खैर वो एक अलग चीज है। फिर मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाना चालू करा। उस लड़की को मैंने पढ़ाया, उसको अच्छा लगा। अगले दिन उसने उसकी एक और फ्रेंड को ले आई कि सर ये भी तैयारी करने के इंटरेस्ट में है, आप हम दोनों को पढ़ा दोगे क्या। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा देंगे। उन 2 लोगों को मैंने दूसरे दिन पढ़ाया। दोनों के 2 और फ्रेंड्स आ गए। 4 लोगों का मेरा पहला बैच बन गया मात्र 3 दिन में। और मैं इतना खुश कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए आपको वो मिल गया जो आपकी उम्मीद नहीं कर सकते थे उस क्षेत्र में, है ना। कहानी को और तीव्र गति से लेकर जाते हैं। 2 साल बाद उस शहर में यह स्थिति थी कि वहां पे 1500 स्टूडेंट थे। कितने? 1500। और लगभग 2 साल में मैंने वहां पे 300 से 400 के आसपास स्टूडेंट्स की जॉब लगवा दी थी, गवर्नमेंट जॉब पक्की वाली, जिसमें कुछ छत्तीसगढ़ PSC में सिलेक्ट हुए, कुछ पुलिस में, कुछ पटवारी में, कुछ छत्तीसगढ़ मंत्रालय में, और हॉस्टल वार्डन, और ऐसे बहुत उस समय वैकेंसीज अच्छी निकल रही थी वहां पे। तो वो एक ऐसा क्षेत्र था, मतलब आप समझ सकते हो कि सूखे में पानी निकालने वाला काम था, है ना। अपना भोलाराम जितना बड़ा वो जिला था, आप समझ लो, भोलाराम तो मेरे ख्याल से और जनसंख्या ज्यादा ही होगी यहाँ की, और वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, जिला था, और बहुत छोटा सा शहर। और मतलब वो उस टाइप का दिखाते हैं ना शोले में, वो जो गांव दिखाते हैं, मतलब मैं जिस दिन मैंने पैर रखा तो मुझे एकदम वही जय बीरू वाली फीलिंग आ रही थी। एक और इंसिडेंट है, वहां पे मुझे ज्वाइन करना था, बस से वहां पे पहुंचे। तो अब भाई अपन तो इंदौर के, ट्रेनिंग मुंबई में हुई, है ना। मैं इंदौर भी इस बीच में, वो अलग घटना है। तो ऑटो तो कम से कम अपने को आदत होती है। तो जो LIC के ब्रांच मैनेजर थे, मैंने उनको फोन लगाया कि सर मैं कांकेर बस स्टैंड पे पहुंच गया हूँ, कहाँ आना है, एड्रेस आप मुझे भेज दीजिए तो मैं ऑटो वाले को बता के आ जाऊंगा। अरे बोले नहीं नहीं ऑटो मत करो, मैं खुद आऊंगा तुमको लेने। अरे मैंने कहा सर आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगा, आप तो एड्रेस बता दो। अरे बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं बोलूँ अरे सर आप मत परेशान होइए, मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा बेटा ऑटो नहीं चलते यहाँ पे, मेरे को आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अरे बाप रे, यहाँ ऑटो भी नहीं चलते हैं। फिर वो मुझे लेने आए, फिर हम साथ में गए, फिर घर ढूंढा और बहुत सारी चीजें वहां पे हुई, है ना। फिर इंदौर कहीं ना कहीं मन में था कि इंदौर शुरू करना है। फिर इंदौर आए और उसके बाद की फिर बहुत लंबी घटनाएं हैं। अच्छा, मैंने अपने जीवन में 2 बार 0 से काम शुरू किया है कोचिंग के मामले में। एक बार तो वहां पानी निकाला, ठीक है, जहां पे 100 फीट पे भी पानी नहीं था, ठीक है। अब वहां पे वहां पे अच्छा नाम हो गया, अच्छे सिलेक्शंस हो गए, सब बढ़िया हो गया। जॉब में छोड़ चुका था। जॉब छोड़ने की भी अलग ही एक दुर्घटना है, और कभी मैं आपको सुनाऊंगा। फिर आए इंदौर। अब आपका कितना भी नाम हो, कितने भी स्टूडेंट आपको जानते हो, इंदौर में किसको पता। यहाँ वापस 0 हो गए, है ना। फिर वापस यहाँ पे, वहां पे मैं इंस्पायर नाम से चलाता था। वहां पे मैंने नाम क्या रखा था, उसका गलती का एहसास भी मुझे हुआ बाद में कि मैंने क्षेत्र के हिसाब से नाम बहुत गलत रख लिया था, है ना। तो वहां पे कभी कभी फोन लगाते थे, जैसे जानकारी लेने के लिए या कुछ भी। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जब मैंने सोचा कि मैं जब भी इंदौर जाऊंगा ना, इंस्पायर नाम तो नहीं रखूंगा, है ना। एक दिन एक स्टूडेंट ने कॉल किया, हेलो एक्सपायर इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा यार बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो नाम बहुत गलत रख लिया है। फिर उस दिन मैंने सोच लिया कि जब भी इंदौर जाएंगे इंस्पायर नाम नहीं रखेंगे, है ना, और नाम ऐसा रखेंगे। अच्छा, कोई भी जब आता था पहले तो वो इंस्पायर ढंग से बोल ही नहीं पाता था, पढ़ ही नहीं पाते थे, है ना। जैसे तैसे इंस्पिरॉन और कुछ ना कुछ तो भी बोलते थे। फिर पूछते थे सर इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने सोचा कि मैं जब भी इंदौर में खोलूंगा ना, एक तो मैं नाम ढंग का रखूंगा और ऐसा नाम रखूंगा जिसका मतलब कोई ना पूछे कि इसका मतलब क्या होता है ना, लेकिन नाम इंग्लिश में ही रखूंगा। तो फिर वहां पे मैंने सोचा कि नाम रखते हैं विनर्स।
इसका मतलब तो कोई पूछेगा नहीं, और इसका मतलब तो जनरली सब लोग जानते हैं। फिर यहाँ आए, वापस जीरो से शुरुआत करी, है ना। इंदौर आने पे समझ में आया कि भैया यहाँ का काम तो बड़ा ही खतरनाक है ना। जितना भी पैसा मैंने वहां कमाया या कह सकते हैं बचाया, वो मैंने पूरा यहाँ पे लगा दिया, और लगभग मैंने इतना पैसा बचा लिया था कि 1-2 महीने में सरवाइव कर लूंगा, 1-2 महीने मेरे निकल जाएंगे। और अगर 1-2 महीने में कोचिंग नहीं चली तो फिर खतरे का निशान था, है ना। खैर कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चालू करी कोचिंग, थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार जैसा कर सकते थे, और बहुत बड़े बड़े नाम उस समय यहाँ पे होते थे, अपना कोचिंग जरा सा, है ना, वो भी उसमें भी एक बार में 10 या 15 बच्चे ही बैठ पाए। करा अपन ने शुरू, है ना। एक स्टूडेंट था, वो उसको ये जिम्मेदारी दी कि भाई तेरे जो जान पहचान के दोस्त हो उनको ले आना, ना उनसे मैं फीस लूंगा ना कुछ, बस उनको एक ही, और लगेगा तो मैं अपनी तरफ से 100-200 खर्चा और दे दूंगा, उनको बस पढ़ाने के लिए ले आना। बोले सर ठीक है देख लेते हैं। थोड़ा बहुत हमने विज्ञापन कर दिया, सारी चीजें हो गई। तो वो दिन आया दिसंबर 2017, है ना, के आसपास का वो दिन था। हमने डेट अनाउंस करी कि भाई इस तारीख से बैच चालू हो रहा है। हमें ऐसा लगता था उस समय, मैं, मनोज सर एक आपने देखा होगा जो यहाँ पे रहते हैं, हम दोनों ने शुरू किया था, एक दो टीचर्स थे। हमें ऐसा लगता था कि जितना हमने प्रचार किया है और इंदौर जो शहर है इस हिसाब से पहले दिन 101 बच्चे तो आने चाहिए। कितने बच्चे? 100। और वो लड़का था ही अपना कॉन्फिडेंस में, अरे सर ले आएंगे आप चिंता मत करो। ठीक है भाई, 8 बजे का बैच था, 1 दिसंबर के आसपास वो तारीख थी 2017 की। इंतजार करा, 8 बजे एक भी बच्चा नहीं आया। हमने सोचा अपने आप को सांत्वना दे, आएंगे, लेट हो जाते हैं बच्चे, सुबह सुबह का ठंड का टाइम है, 8 बजे का, 8:15 तक आएंगे। 8:15 हो गया, 8:30 हो गया, 8:45 हो गया, ना तो वो लड़का आया ना कोई को लेके आया। ठीक है, 9 बजे हम थोड़े से हताश निराश बैठ गए कि यार बहुत बुरी बात हो जाएगी अब तो, क्योंकि जो था वो तो लगा दिया। और मेन है कि कोई पढ़ने तो आए, पढ़ने आए तब का, पढ़ने के बाद वो ना लौट के आए तो अपनी कमी है, पढ़ने ही ना आए तो कैसे करें। 9 बजे वो लड़का दौड़ते दौड़ते आया और एक और को लेके आ गया कि सर यही एक तैयार हुआ आने के लिए बस। तो मैंने कहा अब एक काम करो तुम दोनों बैठो। तो उन दोनों को बिठाया, उनको पढ़ाया। 10 बजे 2 और लड़के आ गए। तो आप समझ लो कि जो खुशी वो छत्तीसगढ़ में हुई थी 4 बच्चों वाली, वो खुशी यहाँ फिर हो गई। पहला दिन और 4 बच्चे, वहां तो 3 दिन लगे थे 4 बच्चों को बुलाने में। तो वहां से फिर अपनी गाड़ी जो है चल पड़ी कि 4 बच्चे आए, उनको अच्छा लगा, है ना। फिर उनके पहचान के आए। तो मुझे लगता है कि 1 महीने में नहीं कुछ तो कम से कम 50 एक बच्चे तो होविनर्स पे रिसर्च करने लगे थे, है ना। वो मैं बात कर रहा हूं 2017 की। 2017 में कोई भी दूसरी कोचिंग के टीचर अपने खास स्टूडेंट्स को विनर्स में नहीं भेजते थे डेमो के लिए। डेमो चलता था उस जमाने में, तो डेमो के लिए, क्योंकि 2-3 लोगों के साथ चोट क्या हो गई थी कि उन्होंने अपने बहुत खास स्टूडेंट को भेजा कि यार जाओ और देख के आओ ये धूम क्या मचा रहे हैं। तो वो लड़का रिसर्च करने आया, पता चले कि उनका ही फोन नहीं उठा रहा। तो उन्होंने, लोगों ने भेजना ही बंद कर दिया कि अपने किसी खास को नहीं भेजना है। तो ये स्थिति वहां पे बन गई। फिर धीरे धीरे विनर्स का कारवा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। बहुत सारे नए नए काम हमने करे। 2018 2019 निकला, फिर 2020 का कोरोना आया, है ना। और फिर ऑनलाइन जगत, अच्छा हम यूट्यूब में चालू कर चुका था, है ना। उस समय हमारे साथ एक और चोट हुई थी, हमने एक बहुत महंगा ऑफिस लिया था, है ना। उस समय भंवरकुआ का आज भी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उस समय हमने एक 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया था जिसमें क्लास भी थी और आधा ऑफिस भी था। उसका किराया 70,000 था, 1000 स्क्वायर फीट, और किराया कितना था? 70,000। और 2017 की बात कर रहा हूं, और वो भी वो व्यक्ति जिसके आगे भी कुछ नहीं पीछे भी कुछ नहीं, है ना। रिस्क ली क्योंकि लोकेशन अच्छी थी, वेदा बिल्डिंग के जस्ट सामने, है ना, चड्डा टायर्स के बाजू में वहां पे था। वहां पे हमने चालू किया। 2 महीने बाद, अच्छा वहीं पे उसी क्लास में पहले हम दिन भर पढ़ाते थे और रात को वीडियो बनाते थे, एक ही वीडियो बना पाए थे। तो हमने वहां पे एक दिन वीडियो बनाया, वो भी वो दिन था जब उस ऑफिस का आखिरी दिन था। क्यों? क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो दिक्कत तो आती है ना, तकलीफ तो होती है लोगों को। तो एक व्यक्ति ने उसी ऑफिस को डबल रेंट पे ले लिया। क्या करा उसने कि इसके मैं 1,30,000 दूंगा, इसको खाली करवा दो। हमारा जो मतलब उस दुकान का जो मालिक था वो भी थोड़ा लालची किस्म का था। उसने कहा कि भाई या तो तुम 1,30,000 दे दो और नहीं तो वो सामने वाला तैयार है।
तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने खाली करा। फिर साइड में जो चड्डा टायर्स वाली जो बिल्डिंग है, फिर वहां पे हमने वो कहानी जमाई थी। तो जब वो ऑफिस खाली करना था तो वो आखिरी दिन था, और वहां पे उस आखिरी दिन मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब का, क्योंकि उस दिन प्लान था। और फिर हमें लगा था कि यार थोड़ा यहाँ पे ठीक ठाक है, नई जगह लेंगे करेंगे फिर टाइम लग जाएगा, तो चलो एक वीडियो तो बना ही लेते हैं। तो रात को जाते जाते 9-10 बजे हमने उस जगह का पूरा यूज करा कि वीडियो तो बना ही लेते हैं। तो आप अगर कभी क्यूब रूट सर्च करोगे, क्यूब रूट बाय आदित्य सर, जिसमें मुझे लगता है कि 30-40 लाख व्यूज होंगे आज की डेट में, वो वीडियो वहीं बना था। उस समय हम जीरो थे, एक व्हाइट बोर्ड था पीछे, है ना, एक इसी प्रकार का माइक था जिसकी पिन मेरे जेब में रखी हुई थी, क्योंकि वो माइक चालू नहीं था, है ना। पर ऑडियंस को नहीं लगना चाहिए कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि माइक नहीं है, तो मैंने माइक लगा के रखा था, है ना, लेकिन उसकी पिन पैकेट जेब में रखी थी और वो चालू नहीं था। पढ़ाया हमने, वो वीडियो काफी अच्छा उस समय चला, फिर हमने थोड़े और वीडियोस बनाए, और वो भी एक कारण था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को जानेंगे, आप मेरा वर्तमान देखेंगे, या मैं तो समझता हूं कि मैं तो इतना कुछ भी नहीं करा है मैंने, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, कभी वर्तमान मत देखो किसी का। वर्तमान से कुछ भी सीखने लायक नहीं है ना। आप अगर आज मेरे वर्तमान से प्रेरित हो रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, अरे सर क्या मजे हैं आपके, तो क्या है, मस्त ऐश है, ये है वो है, ये सब पिछले 1-2 सालों में ही मिला है ना। उसके पहले अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो वर्तमान में सीखने लायक कुछ नहीं होता। अगर किसी से कुछ सीखना है तो हमेशा उसका अतीत देखिए, हमेशा ये देखिए कि ये व्यक्ति कहां से उठकर आया है, वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको लर्निंग देगा, और वही चीज आपको भी सफल होने के लिए मजबूर करेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ घटनाएं थी जॉब छोड़ने के पीछे, ये कारण था, तो ऐसी कुछ थी। इस बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, और अगर वो मैं बताऊंगा तो फिर अपने को आज 8 यहीं बच जाएंगे, तो वो अपन अब रोक लेते हैं थोड़ा सा, है ना। बाकी समझ तो आ गया, है ना। इसके आगे की फिर अलग जर्नी है। थैंक यू। और प्यार हमेशा आपका मिला ही है, आज भी बहुत प्यार विनर्स को मिल रहा है ना। और जब शुरू करा था तब से आज तक, और वही है कि फिर हमारी भी इच्छा होती है कुछ ना कुछ। और मुझे लगता है कि हमने सबसे अलग काम जो किया है वो यही करा है कि हमने अलग काम किया है ना। मैं इंदौर जब आया था ना, तो मैंने एक चीज खुद से कही थी कि मुझे एजुकेशन फील्ड में क्रांति लानी है, और मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग ये देखकर कहें कि यार ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता था, ये कैसे करके दिखा दिया इसने। तो मेरे दिमाग में यही चलता था कि मुझे कुछ अलग करना है। जो काम चल रहा है, शिव खेड़ा का अगर आपने कभी नाम सुना हो, शिव खेड़ा का नाम सुना है? इनकी एक बहुत फेमस बुक है जीत आपकी, और ये यू कैन विन, जीत आपकी। आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, है ना। उस किताब के पेज पर एक लाइन लिखी हुई है जिसको उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। तो ये फलसफा आपको सीख लेना चाहिए अपने जीवन में। अलग नहीं हमें कुछ करना है, तरीका हमें बदलना है ना। समय के साथ चीजें बदलती हैं, वो हमें सीखना है।